नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर बात करने वाले हैं जो शायद दिखती नहीं पर हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है मेडिकल डिवाइस सिमुलेशन। हाँ, और इसके लिए हमारे पास डॉक्टर चिन्मय पाल का एक दिलचस्प लेख है, चिकित्सा उपकरण सिमुलेशन, मतलब उपकरण और अनुप्रयोग। अच्छा, तो आज हम इसी लेख के आधार पर समझेंगे कि ये पेसमेकर, वेंटिलेटर या फिर इंसुलिन पंप जैसे जो जीवन बचाने वाले उपकरण हैं, बिल्कुल। उन्हें असल में बनाने और मरीज पर इस्तेमाल करने से पहले कैसे कंप्यूटर पर ही मतलब वर्चुअल दुनिया में परखा जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। कैसे उन्हें टेस्ट करते हैं, बेहतर बनाते हैं, और इसमें मैटलैब जैसे सॉफ्टवेयर का क्या रोल है वो भी समझेंगे। ये तो कमाल की बात है। मतलब सोचिए, किसी मरीज को जरा सा भी जोखिम दिए बिना हम ये जान सकते हैं कि डिवाइस ठीक से काम करेगा या नहीं। एग्जैक्टली, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। वे उतरते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या ये बस मतलब खर्चा बचाने का तरीका है? देखिए, खर्चा बचाना एक बात है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है सुरक्षा और विश्वसनीयता। अच्छा। सोचिए, कोई नया पेसमेकर डिजाइन हुआ, अब उसे सीधे किसी इंसान पर तो आजमा नहीं सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सिमुलेशन क्या करता है, वो हमें हजारों अलग अलग वर्चुअल सिनेरियो में, मतलब वर्चुअल दिल पर उसे टेस्ट करने का मौका देता है। हम देख सकते हैं कि भाई अलग अलग मरीजों में अलग शारीरिक हालातों में ये डिवाइस कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ सेफ्टी पक्की होती है, बल्कि डिवाइस को मार्केट तक लाने का जो टाइम है वो भी बहुत कम हो जाता है। ये तो वाकई बड़ा फायदा है, खासकर जब हम लाइफ सेविंग डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। कुछ आम उदाहरण दे सकते हैं कहाँ-कहाँ ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? हाँ, बिल्कुल। जैसे पेसमेकर का ही उदाहरण लें। सिमुलेशन से हम ये पक्का करते हैं कि वो दिल की जो अनियमित धड़कनें हैं, एरिथमिया जिसे कहते हैं, हाँ। उसको सही से पहचाने और तभी पेसिंग करे जब जरूरत हो। इससे क्या होता है कि डिवाइस बेवजह काम नहीं करता और बैटरी भी लंबी चलती है। अच्छा, यानी डिवाइस को और स्मार्ट बनाया जा सकता है सिमुलेशन से। और वेंटिलेटर या इंसुलिन पंप के केस में? वेंटिलेटर में भी बहुत जरूरी है। सिमुलेशन से ये ऑप्टिमाइज करते हैं कि मरीज को, खासकर जो रेस्पिरेटरी फेलियर में है, उनको सही मात्रा में हवा मिले, सही प्रेशर पर, सही ऑक्सीजन लेवल के साथ। और इंसुलिन पंप की बात करें तो उसमें ये देखते हैं कि मरीज के खाने पीने, उसकी एक्टिविटी के हिसाब से इंसुलिन की डोज अपने आप सही से एडजस्ट हो, ताकि ब्लड शुगर लेवल एकदम कंट्रोल में रहे। ठीक है, ये तो समझ आया कि डिवाइस को टेस्ट करते हैं, पर ये डिवाइस तो शरीर के अंदर काम करते हैं ना? तो क्या हम शरीर के अंगों का भी सिमुलेशन करते हैं? हाँ, यही तो इसकी सबसे दिलचस्प बात है। हम सिर्फ डिवाइस का मॉडल नहीं बनाते, अच्छा। बल्कि शरीर के उस हिस्से का भी वर्चुअल मॉडल बनाते हैं जिसके साथ डिवाइस को इंटरैक्ट करना है। अरे वाह। जैसे पेसमेकर के लिए दिल की धड़कन का, उसकी डायनामिक्स का मॉडल, या वेंटिलेटर के लिए फेफड़ों की जो मैकेनिक्स हैं वो कैसे काम करते हैं उसका मॉडल। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि डिवाइस और शरीर असल में एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करेंगे। तो क्या इसी को क्लोज्ड लूप सिमुलेशन कहते हैं, जिसका जिक्र लेख में भी है? मतलब जैसे एक वर्चुअल डिवाइस और एक वर्चुअल शरीर आपस में बात कर रहे हों। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम यही। ये एक तरह का वर्चुअल फीडबैक सिस्टम है। ओके। मान लीजिए एक वर्चुअल इंसुलिन पंप है, वो वर्चुअल शरीर में बढ़ते हुए ग्लूकोज लेवल को सेंस करता है और उसी हिसाब से वर्चुअल इंसुलिन रिलीज करता है। फिर उस इंसुलिन से वर्चुअल ग्लूकोज लेवल बदलता है और पंप फिर से एडजस्ट करता है। हाँ, बिल्कुल असली दुनिया की तरह, लेकिन सब कुछ कंप्यूटर के अंदर, सेफ एनवायरनमेंट में। ये सब करने के लिए तो जबरदस्त टूल्स लगते होंगे। तो यहीं पर मैटलैब और उसके साथी टूल्स का रोल आता है? हाँ, बिल्कुल। मैटलैब और इसके जो साथी टूल्स हैं वो इसमें बहुत कारगर हैं। जैसे एक है सिम्युलिंक। सिम्युलिंक, हाँ। ये डायनामिक सिस्टम्स, मतलब जो सिस्टम समय के साथ बदलते हैं, जैसे पेसमेकर का काम करना या वेंटिलेटर का चलना, इनके मॉडल बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ब्लॉक डायग्राम होते हैं तो समझना भी आसान होता है। अच्छा, ब्लॉक डायग्राम से। और एक और नाम था सिमस्केप। हाँ, सिमस्केप। ये और भी मजेदार है। ये असल दुनिया की चीजों का मॉडल बनाता है, जैसे पेसमेकर का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, या वेंटिलेटर में जो पंप और ट्यूब्स हैं, या नसों में खून का बहाव। अच्छा, मतलब फिजिकल कंपोनेंट का। हाँ, फिजिकल कंपोनेंट का, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, फ्लूइड वाला हो, सबको एक साथ मॉडल कर सकता है, और शारीरिक सिस्टम्स को भी। ओके। और एक और टूल था स्टेट फ्लो, उसका क्या काम है? स्टेट फ्लो को आप डिवाइस का दिमाग समझ सकते हैं। ये लॉजिक तय करता है, मतलब डिवाइस कब क्या करेगा, किस स्थिति में कैसे बर्ताव करेगा। जैसे
जैसे पेसमेकर में कब उसे सिर्फ दिल की धड़कन को सुनना है यानी सेंसिंग मोड, हाँ। और कब उसे खुद धड़कन पैदा करनी है यानी पेसिंग मोड। ये सारे फैसले लेने वाले नियम स्टेट फ्लो में डिजाइन होते हैं। ये वेंटिलेटर के अलग अलग मोड्स को मैनेज करने में भी मदद करता है। तो अगर हम एक उदाहरण ले, मान लीजिए पेसमेकर का ही, तो ये तीनों टूल्स सिम्युलिंग, सिमस्केप, स्टेट फ्लो, ये मिलकर कैसे काम करते होंगे? बढ़िया सवाल। देखिए, सिम्युलिंक और स्टेट फ्लो मिलकर पेसमेकर का पूरा लॉजिक और कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करेंगे। कब सेंस करना है, कब पेस करना है, किस रेट पर करना है वगैरह। ठीक है। फिर सिमस्केप क्या करेगा? वो इस वर्चुअल पेसमेकर को एक वर्चुअल दिल से जोड़ेगा। अच्छा। ये वर्चुअल दिल भी सिमस्केप में ही बनाया जा सकता है, जो असल दिल की तरह बर्ताव करे। और फिर पूरे सिस्टम को सिम्युलिंक में रन करके देखेंगे कि लॉजिक ठीक काम कर रहा है या नहीं, वर्चुअल दिल पर उसका सही असर हो रहा है या नहीं। समझ गई। और ऐसा ही वेंटिलेटर और इंसुलिन पंप के लिए भी होता होगा? हाँ, बिल्कुल। वेंटिलेटर के लिए फेफड़ों का मॉडल सिमस्केप में, कंट्रोल लॉजिक सिम्युलिंक में और मोड स्विचिंग स्टेट फ्लो में। इंसुलिन पंप के लिए भी क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिम्युलिंक में, पंप के मैकेनिकल हिस्से सिमस्केप में और डोज का लॉजिक स्टेट फ्लो में। सुनने में तो ये बहुत ही एडवांस्ड और फायदेमंद लग रहा है, पर क्या इसमें अब भी कुछ चुनौतियां हैं और आगे क्या उम्मीदें हैं इस फील्ड से? हाँ, चुनौतियां तो हैं। सबसे बड़ी चुनौती है मॉडल की सटीकता। वर्चुअल मॉडल को असली शरीर के जितना करीब बनाना बहुत मुश्किल है। फिर इतने जटिल सिमुलेशन चलाने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती है। और तीसरा, रेगुलेटरी अप्रूवल, मतलब सरकारी संस्थाओं जैसे FDA या CE को ये यकीन दिलाना कि ये सिमुलेशन भरोसेमंद है। सही बात है। और भविष्य, आगे क्या देख रहे हैं हम? भविष्य बहुत रोमांचक है। एक तो है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, मतलब हर मरीज के अपने डेटा के आधार पर उसके लिए खास सिमुलेशन मॉडल बनाना। अच्छा, पेशेंट स्पेसिफिक। हाँ। दूसरा, रियल टाइम सिमुलेशन, जिसे हार्डवेयर इन द लूप कहते हैं। इसमें असली डिवाइस को वर्चुअल शरीर के साथ टेस्ट किया जाता है। और तीसरा, AI का इंटीग्रेशन। AI, वो कैसे? AI की मदद से ऐसे कंट्रोल एल्गोरिदम बनाना जो खुद ब खुद सीख सकें और डिवाइस के प्रदर्शन को और बेहतर बना सकें। वाह! तो ये सब भविष्य की दिशाएं हैं। तो कुल मिलाकर ये जो मेडिकल डिवाइस सिमुलेशन है, खासकर मैटलैब जैसे पावरफुल टूल्स की मदद से, ये ना सिर्फ उपकरणों को ज्यादा सुरक्षित और असरदार बना रहा है, हाँ, बल्कि हेल्थ केयर में इनोवेशन यानी नई खोजों को भी तेजी दे रहा है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, जैसे जैसे ये सिमुलेशन और ज्यादा सटीक, पर्सनलाइज्ड होते जाएंगे और AI के साथ जुड़ते जाएंगे, जरा सोचिए, ये उन बीमारियों के इलाज को कैसे बदल सकते हैं जहां लगातार मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। चिकित्सा का भविष्य शायद इसी में छुपा है। शायद, बिल्कुल।